चलिए, तो बाकी 8 के आपने जितने भी प्रिंसिपल है मेरे ख्याल से आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख के अपना अभी तक का जो हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय फयोल के थ्रू किए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बाकी के चार करके हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के नोट्स बनाते जाओ और उस पे केस स्टडी सॉल्व करो। एक साथ पढ़ने में कंफ्यूजन होता है कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ा था। तो नेक्स्ट 4 हम लोग करते हैं। जितने भी प्रिंसिपल अभी तक किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्केलार चेन है। इसी यहाँ पे आएगा स्केलार चेन। अब ये चेन का मतलब क्या है, मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी लाइन में ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपने यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन दी और आपने बोला कि ये लाइन वाइज ही पास होनी चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे पास हो। क्या हुआ, यहाँ पे जो बैठा आदमी था उसको ये इंफॉर्मेशन इधर देनी थी, तो वो इंफॉर्मेशन उधर पहुंचाने के लिए बीच में सबसे जाना पड़ता, जो कि यहाँ की इंफॉर्मेशन का लीक हो जाता होता। और इंफॉर्मेशन अगर लीक होती है मतलब बहुत ही बुरा होता कि सबको सब कुछ पता चल जाता है ना। तो वही बोलता है स्केलार चेन। स्केलार चेन एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो लाइन वाइज पास होनी चाहिए और इधर उधर फालतू की इंफॉर्मेशन शफल नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है तो अगर कोई उसका गलत फायदा भी उठा सकता है, प्लस अननेसेसरी हमारी जो टॉपिक है आर्ग्यूमेंट वो हो सकती है। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर चेन वाइज ही जानी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। जैसे कि ये ए है और यहाँ बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी एच आई जे के, ये ऐसे इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। ये अगर इधर इंफॉर्मेशन देगा तो इस चेन में ही जानी चाहिए 1 बाय 1, और ए अगर इधर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इस चेन में ही जानी चाहिए 1 बाय 1। कोई एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में लीक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। अब एक केस और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या हुआ अगर ई को जे से कम्युनिकेट करना पड़ जाए अर्जेंटली, तो वो यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। अगर यहाँ पे गई तो बहुत सारे लोग हो गए, उनको पता चल जाएगा, प्लस ये इंफॉर्मेशन अगर इसको यहाँ अगर ऐसे जाएगा तो ये सबको बताना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए हमारा जो ये फयोल है वो एक सॉल्यूशन देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग गैंग प्लान। गैंग प्लान का मतलब कि यहाँ पे आप एक प्लान रख के इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हो। प्लान का मतलब कि कुछ एक ऐसा स्टेप रहता है जिसको फॉलो करके हम इस इंफॉर्मेशन को चुपचाप से अकॉर्डिंगली वहां पे भेज सकते हैं अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो, लेकिन उसका एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए, वो ये प्रिंसिपल बोलता है। ये अगर आप ड्रॉ करेंगे और गैंग प्लान एक्सप्लेन कर देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, प्लस आपको समझने में आसानी होगी। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं अगर ये प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो, कि ये है सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हमको जिसको भी ट्रांसफर करनी है वो सिस्टमैटिकली की फ्लो होगी, प्लस नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर लाइन वाइज जा रही है तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, जो डिजर्विंग है जिससे इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है उन सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अब देखते हैं अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पहला तो ये देख लो कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसी का ही उल्टा ले लो, इसका अपोजिट कर लो दोनों का। एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा प्लस सिस्टमैटिक फ्लो नहीं रहेगा, और दूसरा रहेगा जो क्लैरिटी रहती है ना। अब यहाँ से कोई ऑर्डर आया, उन्होंने बोला कि ये अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम ये करेगा और ये पावर इसके पास है उसको करवाने का। अगर ये इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन सबको पहुंच गई तो सबको पता होगा कि उनको काम क्या करना है। और अगर ये सिस्टमैटिकली इन्फॉर्मेशन नहीं गई तो किसी के पास क्लैरिटी ही नहीं होगी कि किसके पास किसको काम करना है और कौन गाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्लैरिटी भी लाता है, अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो क्लैरिटी नहीं रहेगी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की। तो ये था हमारा 9th वाला प्रिंसिपल। आप देखते हैं 10th वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये मत समझना कि कमांड देना, किसी से काम करना कि चलो ये काम करो हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका होता क्या है, क्या होता अगर आप अपने घर में जाओ
तो जो किचन के सामान है वो आपके ड्राइंग रूम में होते, और ड्राइंग रूम में जो सोफा हो वो बेडरूम में होता, आपके जो शूज हैं वो आपके स्टडी टेबल में होते। तो ये, और अगर आपकी जो बुक्स है वो किचन में होती तो बहुत ही मुश्किल जाता ना आपको सारे सामान लेने और अरेंज करने में। तो वही बोलता है ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली जो सामान जहां रखा होना चाहिए वो वहीं रखा होना चाहिए, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो उसको ढूंढने के लिए। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपकी पेन भी कहीं चल जाती तो 5 मिनट उसमें वेस्ट हो जाता है पेन ढूंढने। इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑर्डर बनाता है कि जो भी चीज है जहां भी पर्टिकुलर रखी रहनी चाहिए वो वहीं ही रखी रहेगी। इससे इजी भी होगा, प्लस उसको काम करने में आसानी भी होगी और वेस्टेज भी नहीं होगी, कि उसको पता है कि सारे टूल्स कहाँ रखे हुए हैं, कि जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं मशीनरी के लिए, पैकेजिंग के लिए, बॉक्स, वो सब एक ही जगह प्रॉपर एक लोकेशन में रहने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर फॉलो करते हैं, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर फॉलो नहीं करते। पॉजिटिव ये होगा कि वेस्टेज नहीं होगा टाइम और मनी का। अगर आपकी चीजें सब सही से रखी है तो आपको वेस्टेज नहीं होगी, टाइम भी नहीं होगा, कि आप तुरंत मिल जाएगा। प्लस स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग, सब चीजें अपनी जगह पे रखी है, अब आपको सिर्फ काम करना है तो एकदम स्मूथ फ्लो में काम होगा। कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, जो भी बोलोगे वेस्टेज तो होगा ना, आप इधर उधर रखा है तो आप कंफ्यूज रहोगे। प्लस कोई सामान अगर नहीं मिल रहा है उसके बदले आप कुछ और डाल दो तो वेस्टेज होगा। प्लस क्या है, और ये कंट्रोल भी नहीं होगा राइट टाइम का। अगर सामान ही सब इधर उधर मेस बना पड़ा है तो आप कैसे वर्क कर पाओगे, कैसे आप राइट टाइम को कंट्रोल कर पाओगे कि आपको इस टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट करके देना है। अब नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वल। क्या होता अगर आपके स्कूल में आपके साथ जो 3 बेंच में बैठे हैं, जो फर्स्ट रहता उसको स्पेशल क्लासरूम में बैठाते, सेकंड बेंच में जो बैठे रहते हैं उनको मिडिल में बैठाते, और थर्ड जो बैठे रहते हैं उनको बाहर ग्राउंड में पढ़ाते। या क्या होता, उनको लग्जरी बुक्स देते, आपको नॉर्मल, और किसी को कॉपी देते। तो क्या उस स्कूल में आप पढ़ना पसंद करते? नहीं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यही बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वल मतलब उनको जितनी भी सैलरी है प्लस उनके अलावा अदर बेनिफिट्स, और उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। अगर वो डिफरेंट लेवल में काम कर रहे हैं तो उनसे अच्छे से बात की जाए और अच्छे से रिस्पेक्ट की जाए। और ये भी बोलता है कि इसमें डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो बनाए गए हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए। ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? एम्प्लॉयज विल सेटिस्फाइड, अगर आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है तो आप सेटिस्फैक्टरी काम करोगे। जैसे अपने स्कूल में अगर आपको सही से ट्रीटमेंट मिल रहा है, सेटिस्फाइड हो। फिर मोटिवेट द एम्प्लॉयज, अगर उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सही से प्रमोशन मिल रहा है, उनको अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, तो आप वहां जाने के लिए, दोबारा जाने के लिए मोटिवेट रहोगे ना। तो वही हो रहा है। अब अगर इसको फॉलो नहीं करते तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज, ये तो होगा ही। उसके बाद अनहेल्दी रिलेशन, अब इक्विटी नहीं है तो सुपीरियर अपने जो सबऑर्डिनेट है उसको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो रिलेशन इनके अच्छे नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ ए पर्सन। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर आपके स्कूल में सिर्फ आपको 3 महीना पढ़ा के आपको निकाल देते, या 6 महीना पढ़ा के आपको निकाल देते, या आपकी सैलरी कट कर देते, तो क्या आप उस स्कूल में जाना पसंद करते? आपको डर रहता है या आप एडमिशन ही ले देते? वही ये बोल रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉयज आता है तो उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी या जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। उसको ऑफनली हमको फायर नहीं करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। अगर उसने ज्वाइन किया है तो हम उसको जॉब सिक्योरिटी देंगे, टिल टाइम तक उसको हमारे साथ जॉब में रखना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है। अगर पॉजिटिव देखा तो इम्प्रूव एफिशिएंसी, अगर उसको पता है कि उसको लंबे टाइम तक रहना है अच्छे से, तो वो अच्छे से काम करेगा ना। अगर वो 1 महीने के लिए होगा तो वो जैसे तैसा करके जाएगा, उसको कौन सा है, उसको तो पैसा मिल जाएगा। उसके बाद नो वेस्टेज ऑफ टाइम। अब एक बात बताओ, अगर आप बार बार रिक्रूट कर रहे हो, बार बार एक पर्सन को हटा रहे हो दूसरे को ला रहे हो, आप एक को आप सिखा चुके, वो जानता है, वो फेमिलियर है यहाँ के एनवायरनमेंट से, फिर आप दूसरा को लेकर आओगे, उसको जीरो से आप सिखाओगे, तो वेस्टेज ऑफ टाइम एफर्ट्स सब होगा। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वेस्टेज होगा, टाइम एफर्ट्स मनी का, सबको पता है। फिर फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन, अब तुरंत आप निकाल दोगे हर किसी को लगने के बाद, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन तो आएगा ही ना। तो ये थे हमारे बाकी के 4, मतलब अभी तक हम अपने 12 प्रिंसिपल्स कर लिए, लेकिन रुकिए अभी कितने हैं 14। जो नेक्स्ट 2 है वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में।